अभी तक हमने अपने कूड़ा कर्नल्स को कंट्रोल डाइवर्जेंस के अगेंस्ट फोर्टिफाई कर लिया है, टाइट वार्प सिंक्रोनाइजेशन इंजीनियर किया है और फ्लोट 4 का यूज करके नेटिव 128 बिट वेक्टर मेमोरी इंस्ट्रक्शंस को अनलॉक कर दिया है। कोड क्लीनली कंपाइल होता है, आउटपुट हमारे सीपीयू वेरिफिकेशन रन से मैच करता है और विजुअली एग्जीक्यूशन ब्लेजिंग फास्ट फील होता है। लेकिन जीपीयू इंजीनियर्स के तौर पर हम फील्स फास्ट पर रिलाई नहीं करते, हम हार्ड मेजरेबल फिजिक्स पर ऑपरेट करते हैं। जब आप हाई परफॉर्मेंस जीपीयू कर्नल शिप करते हैं, चाहे वो डीप लर्निंग ऑपरेटर्स के लिए हो, फिजिकल सिमुलेशंस के लिए हो या रियल टाइम ग्राफिक्स के लिए, तो आपसे इनेविटेबली एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम हार्डवेयर लिमिट के कितना क्लोज हैं। उस क्वेश्चन का एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देने के लिए आपको एक सिस्टम्स बेंचमार्किंग आर्किटेक्ट के शूज में स्टेप इन करना होगा। आपको यह जानना होगा कि फिजिकल सिलिकॉन के अक्रॉस डेटा जिस एग्जैक्ट रेट पर फ्लो करता है उसे कैसे मेजर करें, अपने हार्डवेयर के थियोरिटिकल पीक मेमोरी थ्रूपुट को कैसे कैलकुलेट करें और अपने कर्नल के ट्रू ऑपरेशनल एफिशिएंसी स्कोर को कैसे इवैल्यूएट करें। इस सेक्शन में हम जीपीयू मेमोरी बैंडविड्थ को मेजर करने के लिए मैथमेटिक्स और एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल्स एस्टेब्लिश करेंगे। हम सीखेंगे कि जीपीयू हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस से डायरेक्टली थियोरिटिकल लिमिट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करें, कूडा इवेंट्स का यूज करके जीरो ओवरहेड टाइमिंग हार्नेसेज कैसे डिजाइन करें और अपने रिजल्ट्स को एनसाइट कंप्यूट जैसे हार्डवेयर प्रोफाइलर्स के साथ कैसे क्रॉस रेफरेंस करें। सेक्शन ब्रेक, डिकंस्ट्रक्टिंग सिलिकॉन स्पेक्स थियोरिटिकल पीक मेमोरी बैंडविड्थ। इससे पहले कि हम मेजर करें कि हमारा कर्नल डेटा को कितना फास्ट मूव कर रहा है, हमें अपने टारगेट जीपीयू की अल्टीमेट स्पीड लिमिट पता होनी चाहिए। इस टॉप स्पीड लिमिट को थियोरिटिकल पीक मेमोरी बैंडविड्थ कहा जाता है। मेमोरी बैंडविड्थ रॉ बाइनरी डेटा के उस मैक्सिमम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है जिसे जीपीयू का फिजिकल मेमोरी सबसिस्टम GDDR6, GDDR6X या हाई बैंडविड्थ मेमोरी जैसे HBM2 या HBM3 1 सेकंड में स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स ASMs को डिलीवर कर सकता है। थियोरिटिकल पीक बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने जीपीयू की स्पेसिफिकेशन शीट से 3 की हार्डवेयर पैरामीटर्स की जरूरत होती है। मेमोरी क्लॉक रेट FMEM मेमोरी चिप्स की फिजिकल ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी है जिसे हर्ट्ज आमतौर पर मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। मेमोरी बस विड्थ W बस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ट्रेसेज की फिजिकल विड्थ है जो DRAM चिप्स को जीपीयू डाई से कनेक्ट करती है, जिसे बिट्स में मापा जाता है। डेटा रेट मल्टीप्लायर M डेटा मेमोरी सिग्नलिंग आर्किटेक्चर द्वारा इनेबल्ड प्रति क्लॉक साइकिल होने वाले डेटा ट्रांसफर की संख्या है। मेमोरी टेक्नोलॉजी मल्टीप्लायर्स मेमोरी टेक्नोलॉजीज की डिफरेंट जनरेशंस क्लॉक सिग्नल के डिफरेंट एजेस पर डेटा भेजती हैं। DDR डबल डेटा रेट प्रति क्लॉक साइकिल प्रति पिन 2 बिट्स ट्रांसफर करता है, जहां M डेटा 2 के इक्वल होता है। GDDR5 या GDDR6 डिफरेंशियल क्लॉकिंग टेक्निक्स का यूज करता है जो इफेक्टिवली प्रति क्लॉक साइकिल 4 ट्रांसफर्स डिलीवर करता है, जहां M डेटा 4 के इक्वल होता है। GDDR6X PAM4 पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 4 लेवल सिग्नलिंग का यूज करता है जो प्रति क्लॉक एज 2 बिट्स डेटा को 4 वोल्टेज लेवल्स में एनकोड करता है, जिससे डेटा थ्रूपुट इफेक्टिवली 8 या 16 गीगाबिट्स प्रति सेकंड प्रति पिन इक्विवेलेंट तक बढ़ जाता है। HBM2 या HBM3 हाई बैंडविड्थ मेमोरी एक सर्किट बोर्ड पर फैले वाइड हाई फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट मेमोरी चिप्स का यूज करने के बजाय HBM DRAM डाइज को वर्टिकली सीधे जीपीयू सिलिकॉन के साथ एक इंटरपोजर करके ऊपर स्टैक करता है। HBM मैसिव बस विड्थ्स का यूज करता है, फॉर एग्जांपल 1024 से 4096 बिट्स लोअर क्लॉक फ्रीक्वेंसीज पर, ताकि टोटल पावर कंजम्पशन को कम किया जा सके और साथ ही टेराबाइट्स प्रति सेकंड डिलीवर किया जा सके। द पीक बैंडविड्थ फार्मूला थियोरिटिकल पीक मेमोरी बैंडविड्थ को कंप्यूट करने का मैथमेटिकल फार्मूला है। पीक बैंडविड्थ इन गीगाबाइट्स पर सेकंड इक्वल्स F सबस्क्रिप्ट मेम टाइम्स M सबस्क्रिप्ट डेटा टाइम्स W सबस्क्रिप्ट बस डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9। 8 से डिवाइड करने पर बिट्स बाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और 10 टू द 9th पावर से डिवाइड करने पर बाइट्स गीगाबाइट्स या GB में कन्वर्ट हो जाते हैं। नोट, हार्डवेयर डेटाशीट्स में मैन्युफैक्चरर्स अक्सर इफेक्टिव मेमोरी क्लॉक या गीगाबिट्स प्रति सेकंड प्रति पिन या GBps रिपोर्ट करते हैं, जिसमें पहले से ही FMEM टाइम्स M डेटा फैक्टर शामिल होता है। चलिए इस इक्वेशन में 3 डिस्टिंक्ट हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स के लिए रियल नंबर्स रखकर देखते हैं।
यह टेबल 3 एनवीडिया ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के मेमोरी स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करती है और उनके आर्किटेक्चर टाइप, मेमोरी टेक्नोलॉजी, बस विड्थ, डेटा ट्रांसफर रेट और पीक बैंडविड्थ कैपेबिलिटीज की डिटेल्स देती है। स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू एनवीडिया A100 SXM 440 गीगाबाइट्स, बस विड्थ 5120 बिट्स, मेमोरी क्लॉक 1215 में मेगाहर्ट्ज इक्वल टू 1.215 टाइम्स 10 to the 9th पावर हर्ट्ज, HBM2E मल्टीप्लायर 2 ट्रांसफर्स साइकिल, peak bandwidth equals 1.215 times 10 to the power of 9 hertz times 2 times 5120 bits, all divided by 8 times 10 to the power of 9, which equals 1555.2 gigabytes per second, which is approximately 1.5 terabytes per second. अगर आपका कर्नेल A100 पर रन करता है तो 1555.2 गीगाबाइट्स पर सेकंड आपकी थियोरेटिकल लिमिट है। कोई भी एल्गोरिदम, कंपाइलर ट्रिक या रजिस्टर ट्वीक ग्लोबल मेमोरी से इस फिजिकल इंटरफेस के जरिए इस नंबर से ज़्यादा तेजी से डेटा मूव नहीं कर सकता। सेक्शन ब्रेक, डिफाइनिंग इफेक्टिव मेमोरी बैंडविड्थ। अब जब हमें अपने हार्डवेयर की स्पीड सीलिंग पता चल गई है तो हम अपने कोड को कैसे इवैल्यूएट करें? हम इसकी इफेक्टिव मेमोरी बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं। इफेक्टिव मेमोरी बैंडविड्थ उस थ्रूपुट को मेजर करती है जो आपके कर्नेल ने एक्चुअली अचीव किया है, जिसे सीधे टोटल मेजर्ड कर्नेल एग्जीक्यूशन टाइम में मूव किए गए यूजफुल एप्लीकेशन डेटा के टोटल वॉल्यूम से कैलकुलेट किया जाता है। द फॉर्मल थ्रूपुट इक्वेशन, इफेक्टिव बैंडविड्थ इन गीगाबाइट्स पर सेकंड इक्वल्स R सबस्क्रिप्ट बाइट्स प्लस W सबस्क्रिप्ट बाइट्स डिवाइडेड बाई T सबस्क्रिप्ट सेकंड्स टाइम्स 10 to the power of 9, जहां R बाइट्स सभी थ्रेड्स द्वारा कर्नेल रन के दौरान ग्लोबल मेमोरी से रीड किए गए बाइट्स का टोटल नंबर है। W बाइट्स सभी थ्रेड्स द्वारा कर्नेल रन के दौरान ग्लोबल मेमोरी में वापस राइट किए गए बाइट्स का टोटल नंबर है। T सेकंड में GPU कर्नेल का प्रिसाइज और आइसोलेटेड वॉल क्लॉक एग्जीक्यूशन टाइम है। एक्यूरेटली काउंटिंग बाइट्स, एक कॉमन बिगिनर मिस्टेक R बाइट्स प्लस W बाइट्स को गलत कैलकुलेट करना है। आपको अपने डिवाइस कोड के अंदर होने वाले हर एक एरे लोड और स्टोर को एक्सप्लिसिटली ट्रेस करना होगा। मान लीजिए एक सिंपल वेक्टर एडिशन कर्नेल है। ये GPU प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल कूडा का यूज करके पैरेलल वेक्टर एडिशन डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये एक फंक्शन को डिफाइन करता है जहां मल्टीपल प्रोसेसिंग थ्रेड्स एक साथ रन होते हैं, जिसमें हर थ्रेड अपना खुद का यूनिक इंडेक्स कैलकुलेट करता है। अगर ये इंडेक्स डेटासेट के बाउंड्स के अंदर आता है तो थ्रेड 2 इनपुट लिस्ट से करस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करता है और सम को एक डेस्टिनेशन लिस्ट में राइट करता है। इस एग्जीक्यूशन के लिए पर थ्रेड मेमोरी फुटप्रिंट क्या है? 1 थ्रेड एरे ए से 1 फ्लोट रीड करता है 4 बाइट्स, 2 थ्रेड एरे बी से 1 फ्लोट रीड करता है 4 बाइट्स, 3 थ्रेड एरे सी में 1 फ्लोट राइट करता है 4 बाइट्स। टोटल मेमोरी पर एलिमेंट इक्वल्स 4 बाइट्स फॉर रीड ए प्लस 4 बाइट्स फॉर रीड बी प्लस 4 बाइट्स फॉर राइट सी, विच इक्वल्स 12 बाइट्स। अगर n इक्वल्स 67,108,864 एलिमेंट्स या 64 मिलियन फ्लोट्स हैं तो टोटल वॉल्यूम इक्वल्स 67,108,864 टाइम्स 12 बाइट्स, विच इक्वल्स 805,306,368 बाइट्स, विच अप्रोक्सीमेटली 0.80553 गीगाबाइट्स। अगर कर्नेल को इस एरे को प्रोसेस करने में 0.001 सेकेंड्स यानी 1.0 मिलीसेकेंड्स लगते हैं तो इफेक्टिव बैंडविड्थ इक्वल्स 0.80553 गीगाबाइट्स डिवाइडेड बाय 0.001 सेकेंड्स, विच इक्वल्स 805.3 गीगाबाइट्स पर सेकंड। स्टैंडर्ड यूनिट्स नोटिस डेसिमल 10 to the 9th वर्सेस बाइनरी 2 to the 30th। जब हार्डवेयर थ्रूपुट को कंप्यूट किया जाता है तो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस इंजीनियर्स आमतौर पर डेसिमल ASI यूनिट्स का यूज करके मैट्रिक्स रिपोर्ट करते हैं, जहां 1 GB 10 the 9th बाइट्स के इक्वल होता है, जो कि 1 बिलियन बाइट्स के बराबर है। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स बस बैंडविड्थ को 10 to the 9th का यूज करके बताते हैं। अगर आप बाइनरी GB बाइट्स का यूज करते हैं, जहां 1 GB बाइट 2 to the 30th बाइट्स के इक्वल होता है, जो कि 1,73,741,824 बाइट्स के बराबर है, तो आपका रिपोर्टेड नंबर लगभग 7.3% कम दिखेगा। परसेंटेज एफिशिएंसी को मेजर करते समय हमेशा ये श्योर करें कि आप मैचिंग यूनिट्स को कंपेयर कर रहे हैं।
सेक्शन ब्रेक प्रिसाइज टाइमिंग प्रोटोकॉल्स हाई एसटीडी क्रोनोलाइज इफेक्टिव मेमोरी बैंडविड्थ को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए आपको टी सेकेंड्स के एक एग्जैक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आप स्टैंडर्ड C++ CPU क्लॉक्स जैसे कि एसटीडी क्रोनो हाई रेजोल्यूशन क्लॉक का यूज करके GPU एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो आपके बेंचमार्क्स पूरी तरह से गलत होंगे। ये C++ एग्जाम्पल GPU ऑपरेशंस की टाइमिंग कैलकुलेट करने की एक इनकरेक्ट अप्रोच दिखाता है। यह स्टैंडर्ड CPU हाई रेजोल्यूशन टाइमर्स के साथ एक एसिंक्रोनस GPU कर्नल लॉन्च को रैप करके एग्जीक्यूशन ड्यूरेशन को मेजर करने की कोशिश करता है। क्योंकि GPU ऑपरेशंस एसिंक्रोनसली रन होते हैं, इसलिए यह मेथड एक्चुअल GPU प्रोसेसिंग टाइम के बजाय गलत तरीके से लॉन्च ओवरहेड को मेजर करता है। GPU कर्नेल्स के लिए CPU टाइमिंग क्यों फेल हो जाती है? कूडा कर्नेल लॉन्चेस जैसे कि माई कर्नेल नॉन ब्लॉकिंग और एसिंक्रोनस होते हैं। जब CPU कर्नेल लॉन्च लाइन को एग्जीक्यूट करता है तो ये GPU के काम कंप्लीट करने का वेट नहीं करता है। यह सिंपली एग्जीक्यूशन कमांड को एक इन मेमोरी कूडा कमांड बफर या स्ट्रीम क्यू में राइट करता है और तुरंत होस्ट एग्जीक्यूशन थ्रेड को कंट्रोल वापस कर देता है। अगर आप बिना किसी एक्सप्लिसिट सिंक्रोनाइजेशन के एसटीडी क्रोनो के साथ लॉन्च लाइन को मेजर करते हैं तो आप वह टाइम मेजर नहीं कर रहे हैं जो GPU को 256 मेगाबाइट्स मेमोरी को प्रोसेस करने में लगा, बल्कि आप वह 0.005 मिलीसेकेंड्स मेजर कर रहे हैं जो CPU को एक एसिंक्रोनस कमांड को एनक्यू करने में लगा। भले ही आप CPU को वेट करने के लिए फोर्स करने के लिए कर्नेल लॉन्च के तुरंत बाद कूडा डिवाइस सिंक्रोनाइज इंसर्ट कर दें। यह C++ एग्जाम्पल एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कर्नल को रन होने में कितना टाइम लगता है इसे मेजर करने का एक इनएफिशिएंट तरीका दिखाता है। यह होस्ट प्रोसेसर पर स्टार्टिंग टाइम रिकॉर्ड करता है, पैरेलल कंप्यूटिंग टास्क लॉन्च करता है, होस्ट प्रोसेसर को तब तक वेट करने के लिए फोर्स करता है जब तक ग्राफिक्स कार्ड अपना काम फिनिश नहीं कर लेता और फिर एंडिंग टाइम रिकॉर्ड करता है। इस अप्रोच को फ्लॉड माना जाता है क्योंकि प्रोसेसर्स को सिंक करने से हाई टाइमिंग ओवरहेड इंट्रोड्यूस होता है। आप अभी भी होस्ट साइड ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड PCI एक्सप्रेस ड्राइवर इंटरप्ट लेटेंसीज और थ्रेड शेड्यूलर डिलेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये CPU साइड नॉइजर आपके मेजरमेंट्स को डिस्टॉर्ट करती है, स्पेशली उन फास्ट कर्नल्स के लिए जो 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में एग्जीक्यूट होते हैं। सॉल्यूशन है हार्डवेयर लेवल कूडा इवेंट्स। कूडा सीधे GPU ड्राइवर रन टाइम में बिल्ट इन एक नेटिव प्रोफाइलिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसे कूडा इवेंट्स कहते हैं। कूडा इवेंट्स टाइम स्टैम्प मार्कर्स हैं जो मेमोरी कमांड पाइपलाइन के अंदर GPU के इंटरनल हार्डवेयर एग्जीक्यूशन इंजन द्वारा सीधे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये CPU ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं, जिससे सब माइक्रोसेकंड प्रिसीजन मिलता है। ये C+ सीक्वेंस कूडा API का यूज करके GPU एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करने के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह स्टार्ट और स्टॉप इवेंट मार्कर्स को इनिशियलाइज करता है, एग्जीक्यूशन स्ट्रीम में स्टार्टिंग पॉइंट को रिकॉर्ड करता है, एक पैरेलल प्रोसेसिंग कर्नल लॉन्च करता है और स्टॉपिंग पॉइंट को रिकॉर्ड करता है। इसके बाद होस्ट प्रोसेसर तब तक पॉज करता है जब तक स्टॉप इवेंट रीच नहीं हो जाता, मिलीसेकंड्स में इलिप्सड टाइम कैलकुलेट करता है और इवेंट रिसोर्सेज को क्लीन अप करता है। सेक्शन ब्रेक प्रोडक्शन बेंचमार्क सूट ऑटोमेटेड बैंडविड्थ प्रोफाइलर। चलिए इन प्रिंसिपल्स को एक प्रोडक्शन ग्रेड कूडा बेंचमार्किंग प्रोग्राम में कंसोलिडेट करते हैं। यह प्रोग्राम कूडा गेट डिवाइस प्रॉपर्टीज के जरिए आपके इंस्टॉल्ड GPU के फिजिकल हार्डवेयर पैरामीटर्स को डायनेमिकली क्वेरी करता है और कूडा इवेंट्स का यूज करके एक मेमोरी बाउंड कर्नल को मेजर करता है और अचीव्ड बैंडविड्थ एफिशिएंसी परसेंटेज के साथ अचीव्ड इफेक्टिव बैंडविड्थ को ऑटोमेटिकली रिपोर्ट करता है। यह कूडा प्रोग्राम एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की मेमोरी बैंडविड्थ परफॉर्मेंस को मेजर और एनालाइज करता है। यह GPU की हार्डवेयर प्रॉपर्टीज को क्वेरी करता है जिसमें मेमोरी बस विड्थ और क्लॉक रेट शामिल हैं ताकि थ्योरेटिकल पीक मेमोरी बैंडविड्थ को कैलकुलेट किया जा सके। इसके बाद यह एक बड़े डेटा बफर पर एक वेक्टराइज्ड स्केलिंग कर्नेल को एग्जीक्यूट करता है जिसमें पहले एक वार्म अप रन परफॉर्म किया जाता है और उसके बाद एक टाइमर्ड बेंचमार्किंग लूप चलाया जाता है। इलैप्स्ड एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करके प्रोग्राम अचीव की गई एक्चुअल इफेक्टिव बैंडविड्थ को कैलकुलेट करता है और एक कंपैरिजन आउटपुट करता है जो हार्डवेयर के थ्योरेटिकल मैक्सिमम के रिलेटिव एफिशिएंसी परसेंटेज को दिखाता है। सेक्शन ब्रेक एफिशिएंसी मीट्रिक को एनालाइज करना अचीव्ड बैंडविड्थ परसेंट। जब आप ऊपर दिए गए बैंडविड्थ प्रोफाइलर को मॉडर्न हार्डवेयर
जैसे कि NVIDIA RTX 4090 या A100 पर रन करते हैं, तो आपको एक अचीव्ड बैंडविड्थ एफिशिएंसी स्कोर मिलेगा। एक गुड एफिशिएंसी स्कोर किसे माना जाता है? यह फार्मूला एक्चुअल डेटा ट्रांसफर रेट को मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट से कंपेयर करके किसी सिस्टम की परफॉर्मेंस एफिशिएंसी कैलकुलेट करता है और फाइनल रेशियो को परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करता है। यह टेबल GPU हार्डवेयर एफिशिएंसी रेंजेस को 4 परफॉर्मेंस लेवल्स में कैटेगराइज करती है, जिसमें हर टीयर के लिए हार्डवेयर इंप्लीकेशंस को डिटेल में बताया गया है। यह आउटलाइन करती है कि कैसे लो एफिशिएंसी परसेंटेज अनकोअलेस्ड रीड्स और वार्प डाइवर्जेंस जैसे बॉटलनेक्स की तरफ ले जाते हैं, जबकि हायर परसेंटेज वेक्टराइज्ड एक्सेस और सैचुरेटेड मेमोरी बसेस के जरिए ऑप्टिमल परफॉर्मेंस अचीव करते हैं। 100% एफिशिएंसी फिजिकली इम्पॉसिबल क्यों है? स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि मैंने अपने सभी मेमोरी एक्सेस को कोलेस कर दिया और वार्प डाइवर्जेंस को एलिमिनेट कर दिया और फ्लोट 4 का यूज करके हर लोड को वेक्टराइज कर दिया, फिर भी मेरी अचीव्ड एफिशिएंसी 100% के बजाय 85% पर ही कैप क्यों है? इसका जवाब फिजिकल हार्डवेयर प्रोटोकॉल्स में है। थ्योरेटिकल पीक बैंडविड्थ कैलकुलेशंस केवल पिंस के जरिए ट्रैवल करने वाले प्योर पेलोड बाइट्स को ही काउंट करते हैं। वे हाई स्पीड मेमोरी सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए जरूरी फिजिकल सिलिकॉन ओवरहेड्स को काउंट नहीं करते हैं। DRAM रिफ्रेश साइकिल्स, DRAM सेल्स लीकेज के लिए पीरियोडिक इलेक्ट्रिकल रिफ्रेश कमांड्स की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए TREFI इंटरवल्स, जिसके दौरान मेमोरी बैंक्स लॉक हो जाते हैं और रीड या राइट रिक्वेस्ट्स को सर्विस नहीं कर सकते हैं। बस रिवर्सल ओवरहेड रीड या राइट टर्न अराउंड, जब मेमोरी कंट्रोलर एक बाई डायरेक्शनल डेटा बस को रीड ऑपरेशंस को सर्विस करने से राइट ऑपरेशंस को सर्विस करने में स्विच करता है, तो इसे बस कंटेंशन इलेक्ट्रिकल नॉइज से बचने के लिए आइडल क्लॉक साइकिल्स टर्न अराउंड लेटेंसी इंसर्ट करनी पड़ती है। ECC एरर करेक्टिंग कोड ओवरहेड एंटरप्राइज GPUs जैसे कि A100 या H100 पर ECC मेमोरी इनेबल करने से टोटल मेमोरी बैंडविड्थ का एक हिस्सा सिंगल बिट करेक्शन और डबल बिट डिटेक्शन के लिए एरर पैरिटी बिट्स को कैलकुलेट राइट और वेरीफाई करने के लिए रिजर्व हो जाता है। कमांड हेडर पैकेट्स मेमोरी कंट्रोलर के अक्रॉस भेजे जाने वाले हर ट्रांजैक्शन के लिए कमांड फ्रेम हेडर्स, रो एड्रेस सेलेक्ट, कॉलम एड्रेस सेलेक्ट, बैंक एक्टिवेशन कमांड्स की जरूरत होती है। ये कमांड बिट्स आपके रो एप्लीकेशन डेटा पेलोड के साथ फिजिकल लिंक बैंडविड्थ को कंज्यूम करते हैं। इन रियल वर्ल्ड फिजिकल कंस्ट्स की वजह से थ्योरेटिकल पीक मेमोरी बैंडविड्थ के 80% से 90% प्लस तक पहुंचना GPU इंजीनियरिंग में मैक्सिमम रियल वर्ल्ड थ्रूपुट का यूनिवर्सल गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। सेक्शन ब्रेक। इनसाइट कंप्यूट NCU के साथ टेलीमेट्री को वेरीफाई करना। हालांकि हमारा कस्टम कूडा इवेंट टाइमिंग सूट एक्ट एग्जीक्यूशन थ्रूपुट नंबर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन NVIDIA इनसाइट कंप्यूट NCU जैसे हार्डवेयर प्रोफाइलर्स GPU सिलिकॉन के अंदर सीधे एम्बेडेड इंटरनल हार्डवेयर परफॉर्मेंस काउंटर्स को रीड करके हमारी फाइंडिंग्स को वैलिडेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले चैप्टर 20.6 प्रोफाइलिंग GPU कर्नल्स में इंट्रोड्यूस किया था, इनसाइट कंप्यूट रूफलाइन एनालिसिस मॉडल्स का यूज करके मेमोरी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है। अपने कमांड टर्मिनल से इनसाइट कंप्यूट का यूज करके हमारे बैंडविड्थ बेंचमार्क कर्नल को प्रोफाइल करने के लिए यह कमांड एक टेलीमेट्री एप्लीकेशन के मेमोरी वर्कलोड, थ्रूपुट और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यूटिलाइजेशन को एनालाइज करने के लिए एक प्रोफाइलिंग टूल रन करता है। इनसाइट कंप्यूट मेमोरी आउटपुट को इंटरप्रेट करना। इनसाइट कंप्यूट एनालिसिस पैनल के अंदर आप मेमोरी वर्कलोड एनालिसिस चार्ट को देखें। यह परफॉर्मेंस रिपोर्ट एक GPU कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए मेमोरी वर्कलोड एनालिसिस को डिटेल में बताती है, जिसमें मेमोरी और कैश थ्रूपुट के साथ साथ मेमोरी बस एक्टिविटी के स्टेटिस्टिक्स दिखाए गए हैं, ताकि डेटा ट्रांसफर एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करने और हार्डवेयर बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल सके। ध्यान दें कि कैसे इनसाइट कंप्यूट के हार्डवेयर काउंटर्स रिपोर्ट करते हैं कि DRAM थ्रूपुट 84.62% के इक्वल है, और इस बात को पॉइंट आउट करें कि एग्जीक्यूटेड आई कैश लोड ट्रांजैक्शंस LDG.128 के इक्वल हैं। यह डेफिनेटिव प्रूफ प्रोवाइड करता है कि हमारे फ्लोट 4 कंपाइलर रीइंटरप्रिटेशन ने सक्सेसफुली हार्डवेयर को नेटिव 128 बिट वेक्टर मेमोरी इंस्ट्रक्शंस इश्यू करने के लिए फोर्स किया। स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स ने फिजिकल DRAM मेमोरी कंट्रोलर्स को फिजिकल सैचुरेशन के 84.62% तक पुश कर दिया, जिससे यह कंफर्म होता है कि हमारा कर्नेल बिल्कुल हार्डवेयर सीलिंग के करीब रन कर रहा है। सेक्शन ब्रेक। मेमोरी सैचुरेशन को क्या रोकता है? हार्डवेयर ट्रेस सेटअप करना।
जब कोई कर्नेल 80% प्लस मेमोरी बैंडविड्थ एफिशिएंसी को हिट करने में फेल हो जाता है, तो इसकी वजह लगभग हमेशा ये होती है कि एक वार्प के अंदर के इंडिविजुअल थ्रेड्स से आने वाले मेमोरी रिक्वेस्ट्स को फिजिकल मेमोरी सेक्टर्स और कैश लाइंस पर कैसे मैप किया जाता है। अगर एक वार्प में थ्रेड्स ऐसे डेटा को रिक्वेस्ट करते हैं जो नॉन कॉन्टिग्युअस एड्रेसेस पर स्कैटर्ड है, जैसे कि स्ट्राइडेड एक्सेस या इनडायरेक्ट इंडेक्सिंग, तो मेमोरी कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को नीट 128 बाइट कैश लाइंस में पैक नहीं कर पाता है। हार्डवेयर को मल्टीपल रिडंडेंट मेमोरी ट्रांजैक्शंस इश्यू करने के लिए फोर्स होना पड़ता है, जिससे उन बाइट्स पर बैंडविड्थ वेस्ट होती है जिन्हें वार्प ने कभी एक्चुअली रिक्वेस्ट ही नहीं किया था। फिजिकल वायर पर ऐसा एग्जैक्टली क्यों होता है, ये देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि मेमोरी ट्रांजैक्शंस में एड्रेस बिट्स कैसे अलाइन होते हैं। सेक्शन ब्रेक। 24.8 ASCII मेमोरी हार्डवेयर ट्रेस कोलेसड 128 बाइट मेमोरी ट्रांजैक्शन वर्सेस स्ट्राइडेड एक्सेस में हम ASCII डायग्राम्स का यूज करके स्टेप बाय स्टेप लो लेवल मेमोरी हार्डवेयर ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करेंगे और विजुअलाइज करेंगे कि कैसे कोलेसेट्स वेक्टराइज्ड 128 बाइट रीड्स मेमोरी सेक्टर्स में क्लीनली फ्लो होते हैं, जबकि स्ट्राइडेड एक्सेस पाइपलाइन को फ्रैगमेंट कर देते हैं।